देखिए तो आप लोग को यहाँ तक नज़र आ रहा है। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? एट। लिख दिया जाएगा। नहीं, हाँ इसको थोड़ा अलग बनाते हैं, बाद में वंडर फैक्टर पे आ जाएंगे। तो इसको अलग टॉप, ये एक्चुअली है वही, बट इसको अलग लिख देते हैं। तो मैंने बता टॉपिक क्या बनाया, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एक लाइन लिख लीजिए। ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, all four colligative property are also used, all four colligative property are also used to determine the molecular weight of non-volatile solute. All four colligative properties are also used to determine the molecular weight of non-volatile solute. यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा बात कर रहे हैं। आर एल वी पी, आर एल वी पी क्या था स्टूडेंट? हाँ, बट ये तो इक्वल था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना। ओके, और अगर डेल्टा टीवी का बात करें तो ये भी क्या था, के बी इंटू एम, वेयर एम इज द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और डेल्टा टी एफ क्या था सर, के एफ इंटू एम था, राइट। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था सर, सी आर टी, राइट। तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट, हाँ अभी देखिए तो ठीक है। ओके, एक मिनट में नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, हो सकता है ऐसा, फिर भी देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है। अभी एक बार देखिएगा तो स्टूडेंट, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जितना भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो यहाँ भी आर एल भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी भी क्या है, मोललिटी। तो इसका मतलब हर केस में तो सर सॉल्यूट का हम लोग वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, बट मेन नंबर ऑफ मोल्स किसका ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं आप सॉल्यूट का, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, ये भी तो लिखेंगे, मास बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इज इट राइट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू एम बाई एम ऑफ सॉल्यूट
और अगर बोल दिया जाए यहाँ पे मास है, ठीक है स्टूडेंट, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ मास, फॉर गिवन, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, या इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इफ मास इज कीपिंग कांस्टेंट, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सर इफ मास इज कीपिंग कांस्टेंट, तो नहीं था कि जिस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा उसका नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कम मिलेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कम मिलेगा तो उसमें RLVP भी कम होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कम मिलता है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम मिलेगा, ये भी तो कम मिलेगा। मोलरिटी भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी कम मिलेगा, ये भी कम मिलेगा। अरे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नहीं लगता कि नंबर ऑफ मोल्स कम मिलेगा मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल कम मिलेगा, तो चारों का चारों प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा मिलेगा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? एक तो एक कॉन्सेप्ट बना ही सकते हैं, राइट? ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों का एक साथ बात कर रहा हूं, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इफ मास इज कीपिंग कांस्टेंट। मास को अगर कांस्टेंट कर दें, नहीं मास को कांस्टेंट नहीं भी करते हैं, लेकिन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलिएगा तब आपको मेंशन करना पड़ेगा मास इज कांस्टेंट। इज इट राइट? यहाँ तक आइए। यहाँ से ये बात लिख सकते हैं N1/N2 इफ नंबर ऑफ मोल्स N1, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ N1, अगर नंबर ऑफ मोल्स N1 के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मिल रहा है और नंबर ऑफ मोल्स के लिए 2 मिल रहा है, तो Cp1/Cp2 इक्वल टू N1/N2। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ से तो आप ये बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 और डिवाइडेड बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 1, करेक्ट? बट ये जब लिखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देंगे कि मास कांस्टेंट ले रहे हैं, राइट? फॉर कांस्टेंट मास के लिए डिफरेंट दो सॉल्यूट लिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट M1 और M2 है, तो उसका रिलेशन ऐसे रहेगा। तो सर यहाँ से डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ से डिटरमाइन ऐसे करेंगे कि किसी एक सॉल्यूट का मास कॉन्स्ट सेम लेंगे और सेम मास के लिए दो अलग अलग सॉल्यूट, और एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा और दूसरे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता रहेगा, लेकिन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू पता रहेगा। तो इसका रेशियो से, इस वैल्यू से ये पता है, ये पता है, और अगर ये पता है, क्या M2 निकल जाएगा? ठीक है, यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब लिखिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेडिंग बनाइएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
इसमें एक पॉइंट लिखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, it has been observed that the molecular weight of non-volatile solute, it has been observed that the molecular weight of non-volatile solute calculated from colligative property, are sometimes not equal to actual molecular weight of non-volatile solute। फिर से एक बार मिलाएंगे, it has been observed that the molecular weight of non-volatile solute, the molecular weight of non-volatile solute calculated from colligative properties are sometimes not equal to the actual molecular weight of non-volatile solute। इसका मतलब है स्टूडेंट ये हुआ कि बिफोर डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट जो उसका मॉलिकुलर वेट था, और आफ्टर डिजॉल्विंग सॉल्वेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हम लोग कैलकुलेट किए, वो दोनों मॉलिकुलर वेट मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अनयूजुअल कैरेक्टर हो रहा है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, राइट। नॉर्मल अगर बात रहता तो मैच करना चाहिए था। इज इट करेक्ट? लिखिए, दिस एबनॉर्मल बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन टू केसेस। दिस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व इन टू केसेस। फर्स्ट केस लिखिएगा, केस ऑफ एसोसिएशन। तो यहां देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एन ए का कोफिशिएंट है। एन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए। और एसोसिएशन में क्या हो सकता है? अब यहाँ देखिए, बोलिए अगर एन का वैल्यू, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुरैया ज्वाइन किए हुए हैं? ओके, तो एसोसिएशन में क्या हो सकता है? एसोसिएशन में एन का वैल्यू सर या तो 2 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा, नहीं तो 4 रहेगा, नहीं तो 5 रहेगा, नहीं तो बहुत रहेगा। 2 रहेगा तो बोलेंगे इट इज़ द केस ऑफ डाइमेराइजेशन, राइट। 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? इट इज़ द केस ऑफ ट्राइमेराइजेशन, राइट। 4 रहेगा तो टेट्रामेराइजेशन, और बहुत रहेगा तो पॉलीमेराइजेशन। यही होगा ना एसोसिएशन में, एक दूसरे से जुड़ते हुए चला जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपने बिफोर डिजॉल्विंग इन वाटर, आपके माइंड में था कि मैंने n पार्टिकल डाला सॉल्यूट का। कितना डाला? n पार्टिकल। और मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट में जाने के बाद ये बन गया पॉलीमर। तो इसका n हम लोग के माइंड में एक्चुअली आपका एक एक्सपेक्टेशन थियोरेटिकली पेपर पे क्या रहेगा? पेपर पे तो रहेगा कि मुझे n पार्टिकल का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, राइट। बट वो n पार्टिकल का देगा या 1 पार्टिकल का देगा? n पार्टिकल बिकम्स 1 पार्टिकल ना, अगर 100% एसोसिएशन हुआ तो, करेक्ट। तो एक्चुअल में जितना आपका एक्सपेक्टेशन था उतना मिला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या उससे कम मिल गया? सर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया, राइट। बट इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम 100% एसोसिएशन होगा? तो मान लेते हैं कि t = 0 पे मेरे पास इसका नंबर ऑफ मोल A है, और t पे यहाँ से x गया, तो इसका कितना बनेगा स्टूडेंट? x/n बनेगा ना, n से 1,
करेक्ट। तो 1 से 1/n, तो 1 से कितना, x/n। तब यहाँ पे एक हम लोग टर्म यूज करेंगे अल्फ़ा, और इसका नाम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना भास्कर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इज इट करेक्ट? तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू ए लिखेंगे। समझ गए? तो क्या यहाँ पे ए लिख दिया जाए, a माइनस अल्फ़ा इंटू ए, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू ए बाई एन। करेक्ट? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अरे ए अल्फ़ा का वैल्यू दिया रहेगा कि एसोसिएशन 30%, अगर एसोसिएशन का परसेंटेज 30% तो अल्फ़ा का वैल्यू 0.3, अगर 50% तो 0.5, 100% तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेंगे। करेक्ट? चलिए, तो एक काम एक कीजिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। मोल्स, हाँ मोल्स भी तो पार्टिकल ही है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और जो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो आपका एक्सपेक्टेशन में एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं था, आप पेपर पे वर्क कर रहे थे, तो आपका एक्सपेक्टेशन जो था उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके माइंड में तो चलेगा कि मैंने ए मोल लिया हूँ तो मुझे ए मोल का मिलेगा, राइट। इसका मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कर दें, बट आपको जो मिलेगा एक्चुअल में, एक्चुअल का मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल का मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल, राइट। एक्चुअल को ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल को ही यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एबनॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा उसमें कितना पार्टिकल रहेगा, बोलिए जोड़िए। तो सर ए रहेगा और ए रहेगा, यही रहेगा ना, ये दोनों रहेगा। करेक्ट? अब आपको इससे मतलब है क्या कि भारी मॉलिक्यूल बन गया, ये हल्का मॉलिक्यूल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए अल्फा अब प्लस ए माइनस ए अल्फ़ा अब प्लस ए अल्फ़ा बाई एन। इज इट करेक्ट? देखिए तो सही है। यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो मैं रुक सकता हूँ, और लग रहा था कि नहीं यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूँगा इसको हटाकर। तो देखिए, तो CP एबनॉर्मल, तो सर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आंसर किसका, नॉर्मल का देंगे या एबनॉर्मल का। तो सर एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल का आंसर देना है, राइट। वो बताया नहीं रहेगा कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, यू हैव टू ऑब्जर्व, राइट। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम के, तो एग्ज़ाम में नॉर्मल का आंसर दे के आना है या जो रियल में हो रहा है उसका आंसर दे के आना है, रियल में जो होगा एक्सपेरिमेंटल का, राइट। तो CP एबनॉर्मल बाई CP नॉर्मल के लिए क्या ए लिख सकते हैं, ए माइनस ए अल्फ़ा और प्लस ए अल्फ़ा बाई एन और डिवाइडेड बाई ए, और ए से ए को कैंसिल कर दें। तो भाई CP एबनॉर्मल बाई CP नॉर्मल, इसी को बोलते हैं वांडप फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वांडप ने इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर रखेंगे और नॉर्मल को नीचे, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितना टाइम ज़्यादा होगा या कितना टाइम्स कम होगा, उस चीज़, उस रेशियो को उन्होंने एक नाम दे दिया आई, जिसका नाम क्या है, वांडप फैक्टर। इज इट करेक्ट?
एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाउ मच टाइम्स more or less with respect to normal colligative property in case of association or dissociation. It is defined by a value I which is the ratio of abnormal by normal. ये सारे colligative property के लिए है, करेक्ट ना? इसका मतलब I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक आ जाइए। अच्छा, आपको क्या लगता है एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि कम होना चाहिए, राइट? क्योंकि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग डाल रहे हैं उससे अंदर जाकर सॉल्वेंट में कम हो जा रहा है, नहीं? चलिए इसको भी एक ऑब्जर्व करके देखते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ पे n का मिनिमम वैल्यू क्या लीजिएगा? सबसे कम वैल्यू से यहाँ स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन में n का वैल्यू 2 से कम लेंगे क्या? कम से कम डाइमर तो बनेगा ना भाई, मोनोमर से मोनोमर ही रह जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 2 भी लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई, मतलब n का वैल्यू तो ये तो डैम श्योर है कि n का वैल्यू 2 से बड़ा है, करेक्ट? ये श्योर है ना कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 से बड़ा रहेगा। तो n का वैल्यू 2 से बड़ा रहेगा तो 1 बाई n तो 1 से छोटा रहेगा, हाँ या ना? तो ये ब्रैकेट 1 से छोटा रहेगा। 1 में से कुछ को घटाइएगा, 1 में से कुछ भी हम लोग माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो माइनस कर रहे हैं 1 से छोटा है, ये तो पता है ना। ऐसा नहीं कि सर ये तो माइनस रहेगा, ए वाला ब्रैकेट माइनस अगर हो जाए तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तब तो आई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। भाई ये कभी माइनस में जाएगा ही नहीं, ये ब्रैकेट कभी माइनस में जाएगा? जरा आप खुद कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। ये ऑलवेज क्या रहेगा? प्लस रहेगा, राइट? ये ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, और 1 से छोटा क्वांटिटी में को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं लगता कि ये भी 1 से छोटा ही रहेगा पूरा का पूरा? ये मैक्सिमम आप क्या कीजिएगा, अल्फा का वैल्यू 1 ले सकते हैं, बट 1 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 से छोटा ही था ना। दिस इज द रीजन कि ये पूरा जिसको मैं डॉटेड कर दिया वो वैल्यू 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, राइट? 1 से छोटा है और पॉजिटिव है। अब देखिए इस पूरे वैल्यू को, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा सर? ये पूरा वैल्यू 1 से छोटा रहेगा, राइट? मैथमेटिकली प्रूफ कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अब प्लस अल्फा बाई एन डैम श्योर लेस देन 1 होगा, चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, राइट? इसका मतलब है कि अरे वैल्यू आज पास रट लेना है। एसोसिएशन में कुछ भी एग्जाम्पल रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, वांडा फैक्टर पहले निकाल के रेडी हो जाएंगे। वांडा फैक्टर के लिए आपको चाहिए क्या? एन का वैल्यू और अल्फा। तो अगर अल्फा दे दें और एन, तो पता ही रहेगा ना कि डाइमर बन रहा है या ट्राइमर बन रहा है या टेट्रामर बन रहा है या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू के लिए, बट दिस इज द फार्मूला फॉर एसोसिएशन नॉट फॉर डिसोसिएशन, राइट? चलिए, और ये हर केस के लिए सर अगर एसोसिएशन नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या लीजिएगा? 0 ले लीजिएगा, तो ये 1 का 1 रह जाएगा, नॉर्मल रहेगा, राइट? बट एसोसिएशन में आई का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब सी पी एब नॉर्मल, और आई तो रेशियो था ना, सी पी एब नॉर्मल बाई सी पी नॉर्मल लेस देन 1 होगा, इट राइट? चलिए यहाँ तक आ जाइए। तो बताइए सीपी और मॉलिकुलर वेट में क्या रिलेशन था स्टूडेंट? इन्वर्सली ना। इसका मतलब हुआ कि सीपी एबनॉर्मल बाई सीपी नॉर्मल
इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मॉलिकुलर वेट नॉर्मल बाई मॉलिकुलर वेट एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। और हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कौन सा मॉलिकुलर वेट मिलेगा, ए मिलेगा या एबनॉर्मल वाला, एबनॉर्मल, करेक्ट। नॉर्मल तो ये था जिसमें कि एसोसिएशन हम लोग को दिमाग में नहीं चलेगा, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग को ये नहीं मिलेगा, एबनॉर्मल वाला मिलेगा, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट कर दिया जाए, इस इक्वेशन को अगर सेकंड कर दें एसोसिएशन के लिए, किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, एसोसिएशन के लिए ना, ये जो मैंने लिखा किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं मॉलिकुलर वेट नॉर्मल डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट एबनॉर्मल लेस देन 1, क्योंकि दिस बाय दिस, इस इन दोनों के बदले ए मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ओके। इसका मतलब मॉलिकुलर वेट नॉर्मल लेस देन मॉलिकुलर वेट एबनॉर्मल। इसका मतलब एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज, जो एसोसिएशन में जो मॉलिकुलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से जो मिलेगा वो ऑलवेज नॉर्मल मॉलिकुलर वेट से बड़ा रहेगा, होना भी चाहिए। छोटा छोटा मॉलिक्यूल जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो ऑब्वियसली इट इज काइंड ऑफ पॉलीमर ना, मॉलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, राइट, इन एसोसिएशन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये भी मिल गया, लिख लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करेगा, तो आज के बाद मैं तो एकदम रट गया था, वांडा फैक्टर एसोसिएशन के लिए दिस इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, इसको रट जाना है। समझा भी दिए, प्रूफ भी कर दिए, बट आज के बाद रट जाइए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि ऑल द टाइम इसको डिराइव कीजिएगा। इसको हटाएं, लिख लीजिए पहले। हो गया, करेक्ट ना। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। दिस इज द केस ऑफ व्हाट सर, दिस इज द केस ऑफ डाइमराइजेशन, राइट। और अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन अगर 40% दे दिया तो आई का वैल्यू कितना बोली, तो सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा वाई एन ही तो बोले थे। तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना लें बताइए फास्ट, 0.4 और 0.4 बाई एन का काम कौन करेगा, 2 ना। कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2, हाउ मच 0.8। नहीं तो सर बच्चों का गेम हो गया। अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, अगर परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन 100% रहता तब अल्फा का वैल्यू कितना लेते 1, तब आई कितना मिलता, जब पुट करके देख लीजिए तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, सर 1 माइनस 1 अब प्लस 1 बाई 2 हाफ, राइट। जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए उसका आधा शो करेगा, करेक्ट। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए। 3a कन्वर्टेड टू A3, मतलब दिस केस ऑफ क्या, डाइमर या ट्राइमराइजेशन। और परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसे ही कॉल जा रहा था ना बाहर के क्रैश कोर्स के, तो यहाँ से गया कि एडमिशन ले लीजिए या कुछ। और सबसे इंटरेस्ट बात ये हो गया ना कि अब मैं 2 साल से एक लॉजिक पे काम कर रहा था, फ्री क्रैश कोर्स अपना पब्लिसिटी, अब उसी पे सारा कोचिंग उसी लाइन धरा पे चल दिया है। कुछ नया सोचना चाहिए था, तो अब मुझे लगता है फिर से एक नया कोई आइडिया लेकर आना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी मैं इस टफ टाइम में आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट इवन 11th हो या 12th हो, बच्चे के एटलीस्ट में ज्वाइन किए। मतलब बहुत टफ टाइम है एक्चुअली, सच बता रहा हूँ तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ टाइम नहीं है, सब कुछ लॉक है, आप कोई आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे, राइट। और उसमें भी खर्च तो भाई नहीं ना रुकेगा, खर्च कैसे रुकेगा आपके यहाँ जो भी, जैसे आप तो ऑफलाइन में आते हैं ना, इतने लोग जो टेली कॉलर हैं जो भी मेरे पास हैं, राइट, या इवन रेंट जो फैकल्टी, तो सबको तो मैं उसको एक्सीड नहीं कर सकता हूँ ना कि हाँ 1 तारीख से 5 तारीख के बाद। मेरा एक प्रॉमिस है, अरे भगवान ऐसा ब्लेसिंग दें, सब कुछ उन्हीं का ब्लेसिंग से होता है कि 2010 से काम कर रहा हूँ कि किसी का भी 1 रुपया मेरे पास बाकी रहे, एकदम राफ साफ हिसाब किताब। 2 पैसा कम बचेगा कोई बात नहीं है, मेरा बस सब कुछ रेंट निकल जाए, फैकल्टी को पैसा निकल जाए, और मेरा खाना पीना का गुवाहाटी में भी निकल जाए, और बच गया तो मेरा, नहीं तो कोई बात नहीं है, बट सिस्टम चलते रहे। मतलब इतना मैं हार्टली कैटलिस्ट के लिए काम करता हूँ। मतलब मैं भी अपने आप को गुवाहाटी में या आसाम में चाहता हूँ रहना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है, और इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी इस बार भी, अभी तो 11th का रिजल्ट भी ठीक से नहीं निकला है, बहुत सारे बच्चे डायलेमा में हैं ज्वाइन करें नहीं करें, बट फिर भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है, ख़राब नहीं है, इस बात से मैं हैप्पी हूँ। इतने सारे कोचिंग आने के बाद भी अबाउट 65-70 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी 11th का। 12th का भी बच्चे 100+ ही हैं दोनों बैच मिलाकर। तो ये गुड साइन है कि मतलब बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, काम भी कर रहा हूँ। देखिए 100% कुछ नहीं होता, अब अगर बोलिए ऐसा नहीं एकदम 100% परफेक्शन नहीं हो सकता है इस टफ टाइम में, बिकॉज ऑनलाइन में हम लोग जैसे टीचर का ऑनलाइन में काम 3 टाइम्स बढ़ गया है स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही आपको पढ़ा के निकलता हूँ तो अपलोड करना है, उसमें पक्का टाइम लगता है ना, उसके बाद उसको प्लेलिस्ट में डालना है, और एक केमिस्ट्री का तो है नहीं, पूरा कोचिंग का है, तो इस तरीके से फिर प्लेलिस्ट किस किस ग्रुप में डालना है, बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है, तो ना चाहते हुए भी प्लस क्लास लेने के निकलने के बाद रात हो गया, 11-12 बज गया, थोड़ा आलस, अच्छा चलो कल करेंगे। फिर अभी के टाइम पे हो क्या रहा है कि यहाँ से कोचिंग जाता हूँ, राइट, 8:30 तक पहुँचा, 9 बजे तक, 12 बजते ही एक प्रेशर आता है कि अब जाना है घर, क्योंकि 1 बजे बंद करना है, बाकी लोग को भी जहाँ घर अपना पहुँचना है। तो इफ़ेक्टिव जो वहाँ पे वर्क होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है, ये भी एक रीज़न है। चलिए, तो अब तो आप निकाल लीजिएगा ना इस तरीके से। मान लेते हैं A3 है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और 60% अगर एसोसिएशन है तो I का वैल्यू कितना रहेगा देखिए। तो सर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, इज इट राइट। 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कितना 0.6, और 0.6 यहाँ पे n का काम कौन करेगा 3 ना। हेलो एवरीवन, हाँ, तो कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0.7 रहेगा, या 0.6 कितना रहेगा जी, 0.6 रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितना टाइम्स कम हो गया, 60 टाइम्स कम हो गया, राइट। तो अगर I का वैल्यू पता चल गया तो क्या यहाँ पे I के वैल्यू पता होने से M एबनॉर्मल बाई M नॉर्मल, इस फार्मूला से क्या M एबनॉर्मल भी निकल जाएगा। तो अभी I के लिए 2 चीज़, CP एबनॉर्मल बाई CP व्हाट, सॉरी CP I इक्वल टू, इसका यूज करना है CP एबनॉर्मल बाई CP नॉर्मल, एक फार्मूला तो ये है, राइट, और एक फार्मूला भी तो हो गया M नॉर्मल बाई M एबनॉर्मल। तो
तो आई पता है और एम नॉर्मल पता है, तो एम नॉर्मल का पता चल जाएगा। मॉलिकुलर वेट भाई किसी एक पार्टिकल, एक कंपाउंड का भी हो सकता है और मिक्सचर का भी हो सकता है, राइट। आफ्टर एसोसिएशन भी मॉलिकुलर वेट हो सकता है, करेक्ट ना। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस टाइप का क्वेश्चन तो गैसियस स्टेट में भी किए थे कि अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स ए है और 60% डिसोसिएट कर गया तो पूरे मिक्सचर का मॉलिकुलर वेट निकालना है, करेक्ट। तो वहाँ पे एक फार्मूला दिए थे M1N1 प्लस M2N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, राइट। वही तो बात है यहाँ पे भी, मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ दैट, राइट। चलिए, तो एसोसिएशन में कम से कम आप आई तो निकाल पाएंगे ना। चलिए अब लिखिए केस ऑफ डिसोसिएशन। केस ऑफ डिसोसिएशन। सबसे ज़्यादा जनरलाइज कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये तो मोर एंड मोर जनरलाइज फार्मूला रहेगा। इसका कोफिशिएंट x कर दिया, इसका कोफिशिएंट y कर दिया, राइट। अब आपकी मर्जी है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 तो a भी 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 तो a2 b3 हो जाएगा, जो भी मर्जी वो ले लीजिए। अगर ये डिसोसिएट करता है और ऑब्वियसली डिसोसिएशन किस में होगा, तो सर डिसोसिएशन होगा जनरली, नहीं लगता कि जनरली सॉल्ट में ज़्यादा रहेगा, कैटायन और अनायन में स्प्लिट करेगा। तो इन केस ऑफ नॉट इवन सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, नहीं, इट इज़ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में इस डिसोसिएशन होगा, बट इलेक्ट्रोलाइट इज इट कंपल्सरी कि ऑल वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वीक भी तो रह सकता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा, 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे, AX। और हम लोग को सिखाया गया था कि अगर कोई सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट है उसका फार्मूला ऐसे लिखते हैं, तो इसका A का वैलेंसी बाई रहता है और B का वैलेंसी X रहता है, राइट। तो क्या इसको ऐसे लिखा जाए, और मान लेते हैं कि T इक्वल टू 0 पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल A है और T इक्वल टू T पे यहाँ से अगर Z गया तो यहाँ पे कितना बनेगा बताइए सर। XZ बनेगा, अब YZ बनेगा, नहीं। और लेट अस सपोज अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो क्या Z इक्वल टू A इंटू अल्फा, अल्फा इंटू A लिख दें। तो बिफोर डिसोसिएशन तो हम लोग जो वाटर में सॉल्वेंट में डालेंगे तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस पार्टिकल से रहेगा, राइट। हम लोग पेपर पे जो नॉर्मली हम लोग सोचेंगे वो सोचेंगे कि इसके अकॉर्डिंग करोगे क्वालिटी प्रॉपर्टी मिलेगा, बट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग मिलेगा या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, एबनॉर्मली एक्सपेरिमेंटली इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट। अगर डिसोसिएशन होता है तो CP नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, बट CP एबनॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो सर दिस प्लस दिस, इज इट राइट। A माइनस Z अब प्लस XZ अब प्लस YZ, इज इट करेक्ट। इसका मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, तो CP एबनॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, Z का वैल्यू A अल्फा X A अल्फा प्लस बाई A अल्फा। देखिए तो नजर आ रहा है। A हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट।
इसी को क्या बोलते हैं, वांडा फैक्टर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर ए माइनस ए अल्फ़ा, क्या ए अल्फ़ा को कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या मिला, 1 माइनस अल्फ़ा अब प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई। भाई इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, बड़ा काम का चीज़ है। और दिस इज़ फॉर व्हाट, डिसोसिएशन, राइट, और रट जाइएगा। दिस वांडा फैक्टर का फार्मूला फॉर डिसोसिएशन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। यहाँ तक लिखिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। अब बोलिए हिमांश्री, एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम 2 ना। हम लोग जब टूटेगा तो कम से कम 2 पार्टिकल तो पक्का मिलेगा। डिसोसिएशन में कोई भी मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट करता है तो उसका 2 पार्टिकल तो डैम श्योर मिलेगा ना। 2 से ज़्यादा मिला कोई बात नहीं है, 2 में तो 2 तो पक्का मिलेगा, एक कटायन एक अनायन, या एटलीस्ट जो भी हो। कोई चीज़ को तोड़ रहे हैं तो मिनिमम कितना पार्टिकल सर मिनिमम 2 मिलेगा, तभी उसको डिसोसिएशन बोलेंगे, राइट। तो भाई एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू भी अगर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू भी लेते हैं 2, तो 1 माइनस अल्फ़ा अब प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा मतलब 1 प्लस अल्फ़ा, और तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा, करेक्ट। और 1 से ज़्यादा होना भी चाहिए था, क्योंकि ये तो लॉजिकली है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा मिल रहा है सॉल्वेंट में, जो हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा मिल गया, राइट, ड्यू टू डिसोसिएशन। इज इट करेक्ट? इसका मतलब हुआ क्या यहाँ पे प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट है? आप एकदम क्लियर फार्मूला ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। पहले भी बोल सकता था कि डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगा, बट यहाँ पे ही मिल रहा, समझ में आ गया कि डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ा रहेगा, राइट, ऑलवेज। इज इट करेक्ट? और कभी कभी तो नीट में डायरेक्ट ये भी पूछ लिया गया है, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1, ऐसा भी आ सकता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। इसका मतलब सी पी एबनॉर्मल बाई सी पी नॉर्मल ग्रेटर देन 1, किसके लिए? डिसोसिएशन। इसका मतलब सी पी एबनॉर्मल ग्रेटर देन व्हाट, सी पी नॉर्मल। समझ गए? एक तो ये हो गया प्रूफ। और यहाँ बोलिए सी पी एबनॉर्मल बाई सी पी नॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे? मॉलिकुलर वेट नॉर्मल बाई मॉलिकुलर वेट एबनॉर्मल लिख सकते हैं ना। इसके बदले ग्रेटर देन 1, इसका मतलब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट ग्रेटर देन एबनॉर्मल मॉलिकुलर वेट। इसका मतलब आफ्टर डिसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से जो मुझे मॉलिकुलर वेट मिलेगा वो नॉर्मल मॉलिकुलर वेट से कम दिखेगा। टूट गया ना, तो टूटने के बाद कम दिख रहा है, राइट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया स्टूडेंट। जल्दी से यहाँ तक आइए। इसको हटाएं। तो वांडा फैक्टर निकालना बहुत टफ काम है, और अब तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, अब तो डायरेक्ट आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, राइट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आयनिक पढ़ा दिए हैं हिमाश्री, वेरी गुड। एक हिंट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन असाइनमेंट में मेरा मिलेगा, ठीक है।
देखिए यहाँ से pH दिया रहेगा, क्या गिवन रहेगा, pH, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, करेक्ट। तो अगर pH दिया रहेगा तो pH के हेल्प से, और C भी दिया रहेगा, क्या आप अल्फ़ा निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। भाई क्या समस्या है? तो सर समस्या तो कुछ नहीं है, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकलेगा। क्या बोले? तो pH इक्वल, सबसे ये तो हो गया, उतना छोड़िए, ओरिजिनल ये था ना, यहाँ से तो सारा फार्मूला आया था, राइट। इतना तो लिख सकते हैं ना, log 1/c अल्फ़ा। तो क्या यहाँ से अल्फ़ा नहीं निकल जाएगा? ये तो सबसे आसान था, राइट। बाकी तो फार्मूला हम लोग को पता है ही बीक एसिड के लिए। बीक एसिड के लिए pH के लिए क्या फार्मूला था, बोले तो pK माइनस कुछ था फार्मूला ना, एक pK प्लस लॉग आप लोग भूल गए, pH इक्वल टू pK कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या C हाफ इंटू कुछ होगा, हाफ pK माइनस था, यस। लेकिन नहीं लगता कि सर ए यहाँ से आया था C अल्फ़ा, और इसमें अल्फ़ा के बदले √K/C पुट किए थे, तो √K इंटू C से आया था। तो भाई ओरिजिनल तो यही था ना। देखते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा डेरिवेशन घूम जाता है कि कहाँ पे आयनिक पे क्या पढ़े थे, राइट। इस लेवल का तैयारी चाहिए, फटाक से यहाँ से वहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ से ऐसे बहुत, करेक्ट। एनीवे, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इस क्वेश्चन को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आयनिक के साथ अगर मिलाना रहता मुझे, तो मैं pH दे देता, उतना छोड़िए, मैं देता एसिड और POH देता, तो POH देते तो pH नहीं निकाल लेते, सर निकल जाता। अब pH निकालने से इस फार्मूला से क्या अल्फ़ा निकल जाएगा? अब तब पूछते इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए, और इसका C दिया रहता, तो सर कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? भाई चारों में से कोई का भी हो सकता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही पूछ लेते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया रहता, अतः एब नॉर्मल पूछते हैं, रियल बॉइलिंग, एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलता हूँ तो किसी एक का माइंड चलता है या चारों में से किसी का भी आ सकता है? चारों में से किसी का भी, राइट। तो इस केस में Cp नॉर्मल बाई Cp एब नॉर्मल के लिए, तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा निकल जाएगा तो क्या आई नहीं निकल जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का काम कितना करेगा सर? 2, राइट। इस एग्जाम्पल के लिए एक्स प्लस वाई, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा मतलब 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और इसका C दिया रहेगा, यहाँ पे इसका C दिया रहेगा। तो हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम और आयनिक को अगर मिक्स किया जाता है तो उस टाइम पे घबराना नहीं है कि pH दे दिया गया फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, pH दिया गया, इसका मतलब हो सकता है कुछ इनडायरेक्टली अल्फ़ा के बारे में बात किया जा रहा होगा, राइट। और ये मैंने हिंट जानबूझ के दिया क्योंकि होम असाइनमेंट में ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है एवरीवन, समझे मैंने क्या बोला? चलिए, तो इसके बाद तो भाई एक ही थ्योरी बचा हुआ है, अब वो थ्योरी ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम के टाइम पे ही समझाऊंगा। मतलब एक थ्योरी बस बचा हुआ है, बट उसका राइट टाइम नहीं है।
इसके बाद का काम क्या बचा हुआ है, एक लाइन से हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक लाइन से सॉल्व कर दूं या पहले आप ट्राई करेंगे? ट्राई कीजिएगा। एक काम कीजिए कि एक दिन आज का टाइम देते हैं। देखिए अब इतना अगर आप लोग बोले और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और ख़त्म किया, राइट, तो एक काम थोड़ा एफर्ट आप लगाइए कि टाइम निकाल कर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक आप एक बार ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन बनता है वेल एंड गुड, मैं एक लाइन से, चाहे बने या नहीं बने, एक लाइन से मैं सॉल्व करूँगा कल, एक लाइन से, ठीक है? मैं कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं, एक लाइन से इसको सॉल्व। अच्छा, प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास को अगर रात में रखते हैं कोई प्रॉब्लम है? मेरे थोड़ा सा सुबह में थोड़ा कम हेक्टिक हो पाएगा क्योंकि सुबह जाते हैं और अभी क्रैश कोर्स का भी एक क्लास है, फिर आपका भी क्लास है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लास लेते लेते और थोड़ा माइंड में क्रैश कोर्स आ जाता है। बट जो घर पे रहते हैं तो रिलैक्स वे में है। जैसे अभी मैं क्लास लेकर भी निकला तो कोई बात नहीं है, आप घर पर ही रहना है जब तक क्लास चल सकता है। तो कल इसको सॉल्व करता हूँ घर से ही, या जैसा भी रहेगा मैं रात में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हाँ भास्कर, तो मैम तो डेली फ्री हैं, बस एक दिन के लिए मैंने रोका था। कल दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है? और 1 मिनट रुकी, लाइन पे बने रहिए।